चलिए आज की क्लास में हमें क्या देखना है, प्रोग्रेसिव 3D मॉडल। तो पहले मैं इसे बना के दिखाता हूँ, फिर आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन कर लेते हैं। विंडो आर, पावर पीएनटी एंड एंटर। तो जैसे हम ये लिख के एंटर करते हैं तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे सामने ओपन हो जाएगा। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है और जो हमारी स्लाइड है इसे हम ब्लैंक कर देंगे, ब्लैंक स्लाइड, क्योंकि हमें प्लेन स्केच चाहिए। कंट्रोल एस से इसे सेव कर लें किसी भी लोकेशन पर। अब यहाँ पे हमारा मेन प्रोग्रेसिव 3D मॉडल कैसे बनेगा उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट के बाद अब आपको स्मार्ट आर्ट पे जाना है। स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं? प्री डिफाइंड ग्राफ्स होते हैं ऑर्गेनाइज वे में। तो उसके लिए हम स्मार्ट आर्ट में जाते हैं। मुझे एक प्रोसेस या प्रोग्रेसिव चार्ट बनाना है, तो मैं यहाँ से क्या उठा रहा हूँ, प्रोसेस, और क्लोज चेरवेन प्रोसेस चार्ट या स्मार्ट आर्ट, और इसको मैंने क्या कर दिया, ओके कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे लिया तो लगभग यहाँ पे 3 दिए हुए हैं मुझे, तो मुझे 4-5 लेडर चाहिए। तो यहाँ पे जितने एंटर प्रेस करेंगे उतने लेडर यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो 4 या 5 रखिए, ज्यादा मत रखिए अभी, और इसको क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरा एक क्या बन के तैयार हो गया, स्मार्ट आर्ट बन के तैयार हो गया। अब इस स्मार्ट आर्ट को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राफ्स में, मतलब शेप्स में कन्वर्ट करना है। स्मार्ट डिजाइन पे जाना है, स्मार्ट आर्ट डिजाइन पे कन्वर्ट टू शेप कर देना है ना। केवल स्मार्ट आर्ट के लिए होता ही है, बाकी नॉर्मल है तो आपको उसके हिसाब से करना है। इसकी हाइट विड्थ को अपने हिसाब से थोड़ा सा इंक्रीज कर लें, जितने आपको लेडर की विड्थ चाहिए उस हिसाब से। जो भी प्रोसेस चार्ट आप बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। तो इस तरीके से मेरे पास एक क्या हो गया, एक ग्राफ आ गया। एक शेप, मतलब कलेक्शन ऑफ शेप्स को ग्राफ कहते हैं। तो ये अलग अलग शेप्स हैं और इनको मिला के ग्राफ बना दिया गया, कलेक्टिव। अब इस ग्राफ में किसी को अनग्रुप नहीं करना है, जैसा है वैसा का वैसा ही रहने देना है, कुछ नहीं करना है। अब इस पे कुछ इफेक्ट अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट शेप पे जाऊंगा और यहाँ पे इफेक्ट पे जाऊंगा। क्योंकि अब मैं यहाँ पे कहाँ जाऊंगा, 3D रोटेशन पे। 3D रोटेशन पे मुझे प्रीसेट मिलेगा, तो मैं सबसे ज्यादा वाला प्रोस्पेक्टिव रिलैक्स ले रहा हूँ। देखिए यहाँ पे केवल वाई डायरेक्शन बढ़ा है, बाकी एक्स और जेड इनकम्प्लीट है, मतलब 0-0 है। तो ये कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। धीरे धीरे शेप उठाएंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो वाई डायरेक्शन में अगर आपको और भी टिल्ड करना है इसको कम ज्यादा, तो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं कि कितना आपको इसे टिल्ड रखना है। तो 299 के आसपास ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, तो आप भी इतना ही रख देना, 299.6 डिग्री। तो इस तरीके से आपने कर लिया टिल्ड। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पर मुझे डेप्थ अप्लाई करनी है। अब चूंकि प्रीसेट मैंने कौन सा लिया है, ये वाला, तो डेप्थ बढ़ाऊंगा तो किस तरफ बढ़ेगा, डाउन साइड पर, नीचे जिस तरफ ये शेडो दिख रही है उधर। अब आपको डेप्थ ऑप्शन कहाँ मिलेगा, वो मिलेगा आपको 3D फॉर्मेट के अंदर। तो 3D फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पे डेप्थ मैं दे देता हूँ 20। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैंने डेप्थ कितनी दे दी, 20। तो यहाँ पर चूंकि व्हाइट कलर का बॉर्डर है तो डेप्थ व्हाइट कलर में आ रही है ना। मैं बॉर्डर का कलर अगर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ से आउटलाइन जाता हूँ और इसको मैं आउटलाइन के कलर को मान के चलिए, कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, ब्लू में ब्लू ही ले लेता हूँ। तो थोड़ा डेप्थ आपको समझ में आ रहा होगा, ब्लू ही कलर ले लिया मैंने डेप्थ। चूंकि डेप्थ व्हाइट कलर का था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे डेप्थ मैंने कितनी कर दी, 20। डेप्थ कितनी है, 20। अगर आपको 20 कम लगती है आप 30-40 अपने हिसाब से ले लो। तो यहाँ पर अलग अलग शेप्स हैं, एक यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसकी आउटलाइन नहीं दिख रही है, बट चूंकि डेप्थ का मैंने आउटलाइन का कलर दे दिया था तो डेप्थ दिख रही है। क्योंकि आउटलाइन भी ब्लू है और डेप्थ भी ब्लू है, तो आउटलाइन के कारण ही डेप्थ आ रहा है। तो यहाँ पे आउटलाइन है पर वो शो नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये सोचिएगा कि नहीं कि सारे एक ही हो गए, ये सब अलग अलग है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए अभी कलर अलग कर रहा हूँ, मैं ब्लैक कर रहा हूँ। तो ब्लैक केवल समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बॉर्डर्स है ना, और बॉर्डर के कारण ही डेप्थ यहाँ पर अरेंज हो रही है 20। अब चूंकि मुझे क्या करना है, अब ये जो सेकंड वाला है मेरा, सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला जो लेटर है, इसको मुझे 20 ऊपर क्या करना है, इंक्रीज, मतलब इसका जो बॉटम है इसके टॉप पे टच हो जाए। इसका जो बॉटम है वो इसके टॉप पे क्या हो जाए, पहले वाले के टॉप पे टच हो जाए। तो उसके लिए मुझे इसे थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन को, इस चीज को कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड से कितना ऊपर चाहिए। तो डेप्थ कितनी है इसकी, 20। तो अगर मैं इसे 20 ऊपर कर दूं तो इसका जो बॉटम है इसके टॉप पे टच हो जाएगा। तो वो मैं कैसे करूंगा,
वो मुझे ऑप्शन मिलेगा। जो आज का इसका मेन मुद्दा है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड, वो आपको यहाँ पे मिलेगा 3D रोटेशन। तो सेकंड वाले को पर्टिकुलर सेलेक्ट करना है, सबको नहीं, पर्टिकुलर सेकंड को। और यहाँ पर मुझे कितनी डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड दे दी है, 20। तो देखिए कितना ऊपर आ गया, 20, मतलब डेप्थ 20 थी, तो इसलिए मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड 20 दे दिया सेकंड वाले को। अब ये जो अगला वाला इसका डिस्टेंस कितना दे दूंगा, 40, क्योंकि 20-20 के गैप है। तो ये इसका बॉटम उसके टॉप पे आ गया। इसकी डिस्टेंस कितना दे दूंगा ग्राउंड से, 60, और इसकी कितनी दे दूंगा, 80। तो यहां पर जो इस एग्जाम्पल का मेन जो पर्पस था वो था इस वाले ऑप्शन को समझाना, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड को कैसे आप मैनेज करो। तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड के थ्रू इस तरह से एक लेडर इफेक्ट तैयार कर दिया। अब आप इसमें जो भी बॉर्डर कलर या जो भी देना चाहते हो आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से सेलेक्ट करके इसके बॉर्डर कलर को मैं ब्लू ही कर देता हूँ, जो उसका ओरिजिनल कलर था। वो केवल ब्लैक बॉर्डर दिखाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए चेंज किया था। अब इसके बाद आप चाहो तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कहां पर, इफेक्ट के अंदर 3D फॉर्मेट में यहाँ पे मटेरियल ऑप्शन था और लाइटिंग था। लाइटनिंग इफेक्ट भी थे और मटेरियल ऑप्शन भी थे। तो यहाँ पे कई सारे मटेरियल है, जैसे एक ये मेटल मटेरियल है, एक एक चेंज करके देखो, अच्छे अच्छे इफेक्ट बनेंगे आपके। तो मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है ये डार्क एज। ये क्या करता है, अब पीछे से थोड़ा थोड़ा लाइट होगा, वो आगे से डार्क होता जाएगा, कुछ इस तरह का इफेक्ट देता है। तो मुझे थोड़ा सा ये डार्क एज वाला अच्छा लगता है जब प्रोसेस चार्ट बनाते हैं। बाकी आप एक एक करके देखोगे तो आपको समझ में आएगा डार्क एज, है ना। बाकी लाइटनिंग इफेक्ट भी है, एक एक करके देखना। मैं वैसे नॉर्मली यही वाला कर दूंगा बाद में, तो आप एक एक करके देखेंगे तो आपको थोड़ा लाइटनिंग इफेक्ट भी पता चलेंगे। तो अभी मैं नॉर्मल जैसे पहले था जो 3 पॉइंट्स वाला वही कर रहा हूँ। अब चाहो तो आप इसका फिल कलर चेंज कर सकते हो। तो फिल कलर कहाँ से होता है, यहाँ से। तो आपको एक अच्छा सा फिल कलर ले लेना है जो आपको पसंद हो। तो जैसे मैंने मान के चलिए ये फिल कलर ले लिया, है ना, थोड़ा ऑरेंज टाइप का। और इसका शेडो भी मैंने जो आउटलाइन है ये भी कुछ ऑरेंज टाइप का दे दिया। तो वेबल्स कहाँ मिलता है, 3D में। देखो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजें उठानी है, तो आप 3D फॉर्मेट पे जाए, टॉप देना है, नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा। तो टॉप वाला जो वेवल्स है एक अपने हिसाब से अच्छा सा देख लीजिए, ये नो वेवल्स मतलब फ्लैट है एकदम से। राउंड ले लूंगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। टॉप में देखिए अलग अलग पैटर्न डिजाइन हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न है, वो भी टॉप पर। तो टॉप पे आपको किस तरह का पैटर्न चाहिए, ऊपर कैसा दिखेगा, जिसे हम कहेंगे उभार एक तरह से, तो वो कैसा दिखेगा, तो आप अलग अलग यहाँ पे पैटर्न से आप इन्हें चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने शायद ये वाला लिया है ना, ये लास्ट वाला। इस वाले एग्जाम्पल में ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है ये लास्ट वाला है।